चॅनल अँड टुडे इज द लास्ट डे. आज आपला लास्ट दिवस आहे सॉलिड स्टेटचा. आज होगा सॉलिड स्टेट का चैप्टर बिल्कुल खत्म. सो या अपन ने डिफेक्ट्स देखा ये चैप्टर में. अभी तक क्या क्या देखा जो इंपॉर्टेंट है? वी सॉ 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. यस और नो? आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये 4 सॉलिड्स देखे. फिर व्हाट इज अ यूनिट सेल देखा. फिर यूनिट सेल में बीसीसी, एफसीसी, प्रिमिटिव क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उस पे क्वेश्चन आता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उस वॉइड्स पे क्वेश्चन आता है. उसके बाद हम लोग आए पैकिंग एफिशिएंसी पे. पैकिंग एफिशिएंसी 3 लोगों की थी. प्रिमिटिव की थी, बीसीसी की थी और एफसीसी की थी. आई थिंक मैंने आपको प्रिमिटिव ऑलरेडी सिखा दिया था. अब बीसीसी और एफसीसी बाकी था. बट आपका रिवीजन के लिए मैं आपको प्रिमिटिव फिर से सिखाऊंगी एक इजियर मेथड से. तब भी इजी था, अभी ये और इजियर मेथड है. बीसीसी, एफसीसी और फिर एक लास्ट आर्टिकल बचा है सेमीकंडक्टर का, वो आज के वीडियो में होगा कवर. चलो प्रिमिटिव के लिए देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर प्रिमिटिव. अब देखो बच्चों, प्रिमिटिव मतलब आपको पता है सिंपल वाला. अब ये मान लो ऐसा है, ये इसका एज लेंथ है a. अब ये भी r है, ये भी r है. तो बच्चों a का वैल्यू कितना हुआ? ट्वाइस r. a का वैल्यू कितना हुआ? ट्वाइस r. तो अभी ध्यान से देखो, a का वैल्यू ट्वाइस r हुआ, ये तो समझ में आया. तो हम बोलेंगे लेट a बी द एज लेंथ. लेट a बी द एज लेंथ. और क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो फॉर्मूला फिक्स ही है, स्कूल में पढ़ा होगा. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. यहां तक समझ में आया? यस और नो? 4/3 पाई आर क्यूब. अब नेक्स्ट देखो. अब अगर हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव. पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव का फॉर्मूला क्या है? फॉर प्रिमिटिव ही क्यों, पैकिंग एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100. क्यों इंटू 100? क्योंकि परसेंटेज में निकालना है. समझ में आया? सो सबसे पहला लेट a बी द एज लेंथ. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब. स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100. बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? कितना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चों? a क्यूब. अब मेरे को एक बात बताओ, a का वैल्यू कितना है? मैंने आपको बताया था a का वैल्यू है बच्चों 2r. a का वैल्यू 2r कैसे है? ये देखो ऐसे है, ये r और ये r. तो a का वैल्यू हुआ 2r. तो अभी ये वैल्यू अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3. डू यू नो हाउ मच इज 4/3? 4/3 होता है बच्चों 1.33. 1.33. पाई का वैल्यू है 3.14. आर क्यूब एज इट इज. फिर a क्यूब. a क्यूब मतलब ट्वाइस r का क्यूब. a क्यूब मतलब ट्वाइस r का क्यूब. अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100% तो है ही, तो इंटू 100 अपॉन बच्चों 2 का क्यूब क्या होता है? 4 मत लिखना. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. और r का क्यूब r क्यूब. अब व्हाट ऑल कैन यू कैंसिल बताओ मेरे को? r क्यूब कैंसिल. 2 2 जा 4. यस और नो? एंड 2 4 जा 8. 2 4 जा 8 तो 4 कर दिया, यहाँ पे 50 कर दिया. ओके अब देखो क्या क्या बचा. जल्दी 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 वैल्यूज डाल दो. क्या क्या बचा देखो, क्या क्या बचा बोलो. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 अपॉन 4.
चलो ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। चलो बोलो इसका आंसर जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आएगा? यस, आई एम सीइंग इट इन द चैट सेक्शन। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, बोलो बोलो बोलो। यस बच्चों, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 52.20। सो यू कैन जस्ट टेक इट एज 52%। तो आपको समझ में आया क्या मैंने क्या किया? ए का वैल्यू ले लिया ट्वाइस आर, फॉर्मूला लिख दिया पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब। ए का वैल्यू है ट्वाइस आर का क्यूब ले लिया, 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब आर क्यूब कैंसिल, डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100 और फिर हो गया 1.33 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू 50 अपॉन 4 विच इज अबाउट योर, कितना है बच्चों ये, कितना है बोलो? 52.20%। समझ में आया क्या? कैसा किया प्रिमिटिव का? पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100। How much is volume of sphere? Volume of sphere है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। ए का वैल्यू कितना था? कितना था ए का वैल्यू? बोलो बोलो, ट्वाइस आर। सो 4/3 हो गया 1.33, पाई का वैल्यू 3.14 आर क्यूब, ए का वैल्यू था, ए वॉज ट्वाइस आर, तो ट्वाइस आर का क्यूब ले लो। अब ट्वाइस आर का क्यूब कैसे ले लिया देखो, इंटू 100 करना मत भूलना क्योंकि परसेंटेज में है। हाँ, अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ट्वाइस आर, 2 का क्यूब कितना है 8 और आर का क्यूब आर क्यूब। हो गया सिंपल, आर क्यूब कैंसल। यस, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 अपॉन 4। तो पैकिंग एफिशिएंसी आया 52%। समझ में आया क्या? कितना आया? 52%। इज इट क्लियर? गिव मी अ यस और नो। जल्दी 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 जल्दी। ओके, अब देखेंगे बीसीसी के लिए। अब बच्चों ये पता होना चाहिए बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ध्यान से देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। अब मेरे को एक बात बताओ, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2। ये सिंपल है, बाकी तो सब सेम है अपना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? वो तो फॉर्मूला ही है ना, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। फिर उसके बाद ए का वैल्यू कितना है? अभी ध्यान से सुनो, प्रिमिटिव में ए का वैल्यू था ट्वाइस आर, इधर ए का वैल्यू रहेगा 4/√3 और ऊपर इंटू आर। आपको ना हर बीसीसी हो, प्रिमिटिव हो या एफसीसी हो, ए का फॉर्मूला आपको याद रखना है। डोंट वरी, मैं आपको ना वो बना के दूंगी, चार्ट बना के दूंगी। सो ए आ गया 4/√3 इंटू आर, 4/√3 इंटू आर। ठीक है, अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन, अरे ये क्या हो गया, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब देखो
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहता है बच्चों, बोलो मेरे को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। बट अब ध्यान रखो बच्चों, बीसीसी में 2 पार्टिकल्स है, बीसीसी में कितने पार्टिकल्स है 2, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। कभी भी क्वेश्चन आया मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि बीसीसी में 2 पार्टिकल्स है बच्चों, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है a क्यूब, परसेंटेज में है इसीलिए इंटू 100%। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, 4/3 का वैल्यू है 1.33, पाई का वैल्यू है 3.14, आर क्यूब एज इट इज, 2 एज इट इज, 100 एज इट इज। अभी ए क्यूब मतलब किसका क्यूब लेना है, 4/√3 का, 4r/√3 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, इधर तक सबको क्लियर है। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100। अब ध्यान से देखो बच्चों, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब है बच्चों 64, 4 का क्यूब कितना है 64, और √3 का क्यूब बोला है विच इज 5.19, 5.19, और r का क्यूब है r क्यूब, r का क्यूब है r क्यूब। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों, ये 5 क्यूब तो कैंसिल हो गया, ये 5.19 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर लेके जाओ, 1.33 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 100, और ये 5.19 ऊपर गया, 5.19 अपॉन 64। अब इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखो 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2, फिर 2 16 जा 32, और 2 50 जा 100, बराबर है, कैंसल आउट कर दो, या आप आपके हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 5.19 अपॉन 16। चलो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, चलो जल्दी 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 आंसर बोलो चैट सेक्शन में। आई एम सीइंग द आंसर बाय द वे एंड आई एम ऑल्सो टैलिंग द आंसर। चलो जल्दी, वीडियो पॉज एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग। यस बोलो जल्दी बच्चों, इसका आंसर आएगा 67.73%, बट ओवरऑल यू कैन 67.73, ओवरऑल आप उसको 68% भी कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल यू कैन कंसिडर इज एज 68% ऑल्सो। कुछ भी नहीं किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डाल दिया, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और a का वैल्यू 4/√3 r था, उधर a का वैल्यू 2 r था। वापस करके दिखाओ, क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, देखो हर चीज 2 बार क्यों समझा रही हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। फोन नीचे रखना और मेरी आवाज सुन के लिखने की कोशिश करो। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, परफेक्ट, बट बीसीसी है तो 2 पार्टिकल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, परसेंटेज है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, परफेक्ट। a का वैल्यू मैंने आपको उतना ही एक चीज याद रखने बोला, a का वैल्यू है 4/√3 और इधर आएगा ऊपर r। अब देखो, अब देखो, अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3, 1.33, पाई हो गया 3.14, r का वैल्यू r क्यूब इंटू 2 एज इट इज इंटू 100 एज इट इज। अब देखो a क्यूब है ना, सो 4/√3 और इधर r का क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू
1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100। बच्चों 4 का क्यूब कितना होता है 64 और √3 बोला है तो √3 का पता है कितना वैल्यू है बच्चों, इट इज 5.19 और r का क्यूब r क्यूब। अब ये 5.19 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, मतलब डिनोमिनेटर नीचे के नीचे में है तो वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। रूल है बच्चों ये, क्यों ऐसा आया पूछना मत, रूल है मैथ्स का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100, ये 5.19 ऊपर गया अपॉन 64 और ये आर क्यूब तो कैंसिल ही हो गया, बराबर। अब देखो क्या होगा, अब कैसे करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यस और नो। फिर ये 2 16 जा और 2 50 जा। अब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, बोलो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 5.19 अपॉन 16। अब इसका आंसर आएगा 67 पॉइंट समथिंग, तो आप उसको ले सकते हो, कितना आया था 67.73, आप उसको ले सकते हो 68। समझ में आया क्या बच्चों, ये हो गया बीसीसी का, ये किसका हो गया बीसीसी का। अब हम जाएंगे एफसीसी के पास, अब हम किसके पास जाएंगे एफसीसी के पास। अभी अगेन सारी चीजें सेम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे, एफसीसी में देखो बच्चों, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 थे, समझा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब है। अच्छा एक और चीज, बीसीसी में ए का वैल्यू था 4/√3r, अभी एफसीसी में ए का वैल्यू होगा, गेस कर सकते हो कितना, गेस कर सकते हो 2√2r, कितना होगा बच्चों 2√2r, कितना होगा बोलो 2√2r। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों, कितना वैल्यू होगा बोला लवकर, एचा व्हॅल्यू किती असेल बाळांनो 2√2r, किती वैल्यू असेल 2√2r। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े ओके। अब देखो फॉर्मूला तो सब कुछ सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, ए का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अभी लिख लो यहाँ पे, हाउ मच इज पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों एफसीसी में 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब और परसेंटेज में है इसीलिए इंटू 100, सेम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, बीसीसी में 2 थे तो देखो 2 से किया था। अभी देखो ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब, ए का वैल्यू कितना है 2√2 आर का क्यूब, 2√2r का क्यूब। अभी 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अरे 2 का क्यूब। तो अब बोलो बच्चों कैसा होगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 मतलब 1.33, पाई इज 3.14, आर का क्यूब है आर क्यूब,
इंटू 4 इंटू 100 भूलना मत, इंटू 100। अभी 2 का क्यूब कितना है बच्चों? 2 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब है 8 और √2 का क्या क्यूब आएगा? तो बच्चों ये आएगा 2.82, 2.82 और r का क्यूब है r क्यूब। अभी r का क्यूब है r क्यूब, √2 का वैल्यू है 2.82। अभी हाउ कैन यू कैंसिल इट? देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 2.82। अब बोलो क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 अपॉन 2.82। चलो बोलो कितना आएगा? हाउ मच? अभी तो ये तीसरा डेरिवेशन है, आपको पता होना ही चाहिए। दिस इज द थर्ड डेरिवेशन, दिस तो यू शुड नो नाउ। कुछ भी नहीं किया, क्या किया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर बीसीसी में अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, एफसीसी में 4 से किया। अब इसका आंसर बोलो, 1.33 इंटू 3.14 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2.82 कितना आ रहा है बच्चों? 74 आ रहा है। कितना आ रहा है? 74। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 74, इसका पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 74। सब कुछ सेम है, बस ए का वैल्यू अलग है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग है। अभी इस पे क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है मैं आगे बोलती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी यहां पे यू नीड टू रिमेंबर दिस चार्ट, ठीक है? प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी, यहां पे टोटल परसेंट, उसके बाद ए का वैल्यू और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो प्रिमिटिव में कितना परसेंट आया? 67 पॉइंट समथिंग, यानी 52%। मैंने बीसीसी पढ़ लिया या एफसीसी। प्रिमिटिव इज 52, फिर उसके बाद बीसीसी आया 68% और अभी एफसीसी निकाला 74%, बराबर है? हाँ। अभी यहां से क्वेश्चन आता है कि विच क्रिस्टल लैटिस ऑक्यूपाइज द लीस्ट स्पेस, मतलब किसका परसेंटेज सबसे कम है? तो प्रिमिटिव का सबसे कम है 52, सबसे ज्यादा किसका है? एफसीसी का 74 और मॉडरेट किसका है? बीसीसी का 68। ए का वैल्यू देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू ट्वाइस आ रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू 4/√3 और इधर आर, और इधर ए का वैल्यू है 2√2r, बराबर। नंबर ऑफ पार्टिकल 1, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। बस ये आपको चार्ट पता रहेगा तो आपको फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, आपको बस ये अप्लाई करना है। एंड दिस चार्ट इज सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट। कैसा है बच्चों चार्ट? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बोलो जल्दी। 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 चलो बढ़े आगे। ओके बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। चलो 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 चलो, ये हो गया आपका पूरा पैकिंग एफिशिएंसी इसमें आ गया। यस और नो? अरे यस और नो, गिव मी अ यस और नो फास्ट। सबको समझ में आया बच्चों इधर तक? ओके चलो
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूरा सेमीकंडक्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है अभी नेक्स्ट पूरा। हाँ, अब देखो ये सेमीकंडक्टर्स में ना बच्चों तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। एक को हम बोलेंगे कंडक्टर्स, एक को हम बोलेंगे इंसुलेटर्स, और एक को बच्चों हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो वन इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड देन वी हैव सेमीकंडक्टर। ओके, अब बच्चों कंडक्टर्स मतलब क्या? What do you understand by conductors? कुछ याद है कि गजनी हो? याद है कि गजनी हो? कंडक्टर्स मतलब बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। सो बच्चों ये जो कंडक्टर्स है, दीज आर द वंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता ही नहीं है वैसे तो, बट फिर भी कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डू दे कंडक्ट? तो 10⁵ to 10⁷ per ohm per meter. Okay, so conductors are the substances which conduct electricity और कितना करते हैं बच्चों? पर 10⁵ to 10⁷ per ohm per meter. इंसुलेटर्स, अच्छा इसमें कौन आते हैं बच्चों? तो इसमें आते हैं मेटल्स, इसमें आते हैं मेटल्स। फिर आता है इंसुलेटर्स। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस which resist the flow of electric current or which do not conduct electricity, जैसे कि नॉन मेटल्स हो गए। So the ones which do not conduct electricity are called as your insulators. इनका कंडक्टिविटी कितना है? तो 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। फिर ये हो जाएगा पर ओहम पर मीटर। इंसुलेटर्स मतलब क्या है? The ones which do not conduct electricity, they are like your non-metals, so that is per ohm per meter, but कितना? 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10, 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes or no? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, फिर आता है सेमीकंडक्टर्स। अभी सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या? तो सेमीकंडक्टर्स मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट नॉट इन अ वेरी हाई मैनर। सो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आता है वो है बच्चों सेमीकंडक्टर। तो इनका कंडक्टिविटी कितना है? 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओहम पर मीटर। समझ में आया? सो व्हाट आर कंडक्टर्स? द वन हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हु आर इंसुलेटर्स? The one who do not conduct electricity. And who are semiconductors? They fall between conductors and insulators. So it is 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ per ohm per meter. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes or no? The ones who conduct electricity, conductors. The ones who do not conduct electricity, इंसुलेटर्स। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है वो सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल आप सिलिकॉन ले सकते हो। 10⁵ to 10⁻⁷ है कंडक्टिविटी, 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 और सेमीकंडक्टर 10⁻⁻6 to 10⁻⁴। इज इट क्लियर टिल हियर? गिव मी अ यस और नो। यस और नो? यस और नो? फिर उसके बाद आता है बच्चों बैंड थ्योरी। क्या आता है? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। अब ये बैंड थ्योरी क्या है? तो बच्चों बैंड थ्योरी का मीनिंग है कि अपने को ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड कंडक्टर है या कौन सा इंसुलेटर है या कौन सा सेमीकंडक्टर है। सो हु आर कंडक्टर्स, हु आर इंसुलेटर्स, हु आर सेमीकंडक्टर्स, ये अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगर आपको ये तीनों में का डिफरेंस
समझना है तो बैंड थ्योरी वो समझाने का अपने को ट्राई करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो बैंड थ्योरी करते क्यों है? क्योंकि बैंड थ्योरी अपने को समझाता है कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है। यहां तक बात बिल्कुल सीधी है। इट विल एक्सप्लेन हु इज अ कंडक्टर, हु इज अ इंसुलेटर एंड हु इज अ सेमीकंडक्टर। पॉइंट 1, बैंड थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में के होते हैं। सो बैंड थ्योरी हैज इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड इट विल हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑर्बिट। Is it clear till here? So why do we perform band theory? यहाँ तक अभी मैं आपको एग्जैक्ट टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिख के दे रही हूँ। मैं चाहूँ तो अपने मन से भी लिख के दे सकती हूँ, बट मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक में का एक भी वर्ड इधर से उधर इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों बोर्ड्स में आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज करना मस्ट है। अगर आपने मेन कीवर्ड्स मिस कर दिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया और मैं वही वर्ड्स इसका आर भी नहीं कर रही हूँ। तो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस और आप ये नोट्स लिख सकते हो, डोंट वरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of a electrical conductivity or conductance of a solid metal, non-metal, solid मतलब समझता है ना, and metalloid can be explained using band theory. Using band theory. So कौन कंडक्ट करता है, कौन नहीं करता है, कौन मॉडरेट करता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग बैंड थ्योरी। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आर द वंस which are present in the outermost shell. Okay, so what do you mean by band theory? It will help to एक्सप्लेन कि कौन ज्यादा करता है कंडक्ट, कौन कम करता है, कौन मॉडरेट करता है और इसमें कौन यूज्ड है। सो दे आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, अभी बैंड थ्योरी, टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट वरी बच्चों, ये देखो अभी आपको अगर भरोसा ना हो तो आई विल जस्ट शो यू। I am exactly using your Maharashtra State Board textbook. So इसमें जो terms है मैं वही terms use कर रही हूँ, एक भी term इधर का उधर नहीं हो रहा है because I understand, मैं खुद महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ी हूँ और मैंने 6 से 7 साल महाराष्ट्र के बच्चों को सिखाया है और मैंने बहुत देखा है कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दे एक्सपेक्ट 80% एंड अबव आना है बट आते हैं 72 73। क्यों? क्योंकि मैं साल भर चिल्लाती हूँ यूज द टेक्सचुअल टर्म्स, यूज द टेक्सचुअल टर्म्स, बट दे डू नॉट डू दैट। ओके, और उसके वजह से क्या होता है, व्हेन दे डू नॉट यूज द टेक्सचुअल टर्म्स, वो एग्जैक्ट वर्ड्स लॉज में भी यूज नहीं करते ना, देन दे डोंट गेट मार्क्स। फिर बोलते हैं मैम मैंने बहुत अच्छा लिखा था, मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो यही मेन रीजन है और वो बच्चे कभी समझते ही नहीं है। सो यू कैन जस्ट यूज दिस लैंग्वेज, क्योंकि टीचर समझाते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, कभी अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, बट वो कॉलेज के पेपर्स हो या प्रीलिम्स हो या बोर्ड्स हो उसको मार्क्स नहीं मिलते। यू हैव टू स्टिक टू द टेक्सचुअल लैंग्वेज, और वो नहीं करा आपने, कॉलेज के पेपर में करके देखो, दूसरे वर्ड्स में लिख दो वही कॉन्सेप्ट, टीचर मार्क्स नहीं देंगे, मेरी गारंटी है इस पे। इसलिए यूज द सेम टर्म्स दैट आई एम यूजिंग। ओके, अब देखो इसमें 3 टर्म्स यूज्ड है। एक को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, एक को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और एक को हम बोलेंगे बैंड गैप। ठीक है, सो वन इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड, वन इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड एंड वन इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। अभी कंडक्शन बैंड देखो क्या होता है,
ऐसे दो बैंड होते हैं बच्चों। जो ऊपर का बैंड होता है जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है, ऊपर का बैंड जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, पॉइंट 1। जो नीचे का बैंड होता है जिसका एनर्जी लेवल लो होता है उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और ये जो दो बैंड में का गैप है बच्चों, इसको हम बोलेंगे बैंड गैप। आई रिपीट, ऊपर का जो है दैट इज द कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी लेवल वाला, लोअर एनर्जी लेवल वाला इज द बैंड वैलेंस बैंड, और दोनों बैंड का गैप इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। अब ये गैप थोड़ा कम है इसीलिए ठीक है, बट बच्चों अगर ये दोनों बैंड में का गैप बहुत ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन जोन। क्या बोलेंगे? फॉरबिडन जोन। अपन बोलते हैं ना फॉरबिडन जोन, मतलब वहां जाना नहीं है वैसे। सो डिस्टेंस कम होगा तो बैंड गैप, बट दोनों बैंड में बहुत डिस्टेंस होगा तो इट्स कॉल्ड एज द फॉरबिडन जोन। अब बच्चों ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है बट वो कम इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ी खाली जगह है, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे नहीं कि बस भर दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस बट दे हैव वेकेंट स्पेस ऑल्सो, और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मोबाइल है, डीलोकलाइज्ड है, उनकी कोई पोजीशन नहीं है, मोबाइल है मतलब घूम सकते हैं यहां से वहां। बट बच्चों वैलेंस बैंड मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड दे कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव अ फिक्स पोजीशन। तो यहाँ पे मोस्टली मेटल्स आते हैं और वैलेंस बैंड में मोस्टली नॉन मेटल्स आते हैं। मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ना, और नॉन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं सकते। सो जो कंडक्ट ये वाला नीचे वाला है वैलेंस बैंड, दे आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकते, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। सो इट इज कंडक्शन बैंड। सो हम बैंड थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? टू फाइंड आउट हु आर मेटल्स, हु आर नॉन मेटल्स एंड हु आर सेमीकंडक्टर्स। सो अभी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के हैं। देयर आर थ्री मेन टर्म्स यू शुड नो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड बैंड गैप। कंडक्शन बैंड मतलब जिसका एनर्जी लेवल हाई है, वैलेंस बैंड मतलब जिसका एनर्जी लेवल लो है, और दोनों बैंड में का गैप मतलब बैंड गैप। अगर वो बैंड गैप ज्यादा होगा तो उसको फॉरबिडन जोन बोलेंगे। अभी कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है एंड दे आर डीलोकलाइज्ड, दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। बट वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। सो मोस्टली यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं और यहाँ पे मेटल्स होते हैं, और ये गैप ज्यादा रहा तो मैंने बोल ही दिया, इसको फॉरबिडन जोन बोलेंगे। इधर तक क्लियर है? अब मैं ये लिख के दूंगी, आप डायग्राम देख लो पहले, फिर मैं ये टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिख के देती हूं। चलो कंडक्शन बैंड देखो, band having higher energy level बैंड हैविंग हायर एनर्जी लेवल, हायर बोल सकते हो या हाईएस्ट बोल सकते हो। इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड मत भूलना, हाँ मैं बोलने वाली थी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, बट आप बोलना इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, interacting electrons are present in the outermost shell and they are not closely packed, they have spaced atoms। spaced atoms मतलब क्या है कि उनके बीच में स्पेस है थोड़ी थोड़ी, they have spaced atoms। spaced atom मतलब they have little space between them, they are
पार्शली फिल्ड मतलब आधे फिल्ड है, पार्शली फिल्ड एंड हाफ वेकेंट। एम्प्टी वेम्प्टी मत लिखना, टेक्सचुअल लैंग्वेज। ओके, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, समझ में आया। सो कंडक्शन बैंड वो है जिसका एनर्जी लेवल हाई है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वहां पार्टिसिपेट करते हैं, आधे में इलेक्ट्रॉन्स है आधे में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, मतलब पार्शियली फिल्ड पार्शियली वेकेंट। और एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized, electrons are delocalized. Done? Yes or no? Next, valence band. अब वैलेंस बैंड कौन सा है, नीचे वाला जिसका एनर्जी लेवल हाई है कि लो है, लो है। सो वैलेंस बैंड में हम क्या बोलेंगे, इट हैज lower energy level, it has lower energy level, electrons are not mobile, not mobile मतलब उसका इलेक्ट्रॉन इधर से उधर उधर से इधर घूम नहीं सकता है। क्यों नहीं घूम सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन द valence band are tightly packed together, ठीक है। सो मोस्टली ये जहां वैलेंस बैंड में होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन चिपक चिपक के बैठे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये लिख लो, जो आधा खाली आधा भरा हुआ कंडक्शन, जो पूरा भरा हुआ वो वैलेंस बैंड। अब आते हैं बैंड गैप। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मतलब गैप, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड valence band. If the distance is high, it is called as forbidden zone, मतलब वहां नहीं जा सकते। क्यों ऐसे बोल रहे हैं ये मैं आगे बोलती हूँ। यहां तक समझ में आया। सो दोनों में का गैप, बैंड गैप, अरे दोनों में का गैप बैंड गैप, ऊपर वाला कंडक्शन नीचे वाला वैलेंस, कंडक्शन आधा खाली आधा भरा हुआ, वैलेंस पूरा भरा हुआ। इज इट क्लियर? गिव मी अ यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी, यस और नो, 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 यस और नो। डन 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 डन, यस और नो। चलो डन। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, मेटल्स। अब ये मेटल्स में क्या होता है, तो बच्चों तीन चीजें हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और बैंड गैप। अब देखो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैंड गैप, बराबर। अभी मेटल्स में क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड। सो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाई करते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाई करते हैं और ऊपर 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 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, उसको हम बोलेंगे मेटल्स। सो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द
outermost shell occupy the conduction band. कंडक्शन बैंड, अभी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and they can conduct electricity, hence they are good conductors of electricity. समझ में आया? सो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बैठे हैं, फ्री है, यहां से वहां, वहां से यहां मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस बैंड. मैंने बस एस लिखा है, आप समझ जाना. कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर एस बैंड. क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, एस बैंड. इज इट क्लियर टिल हियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Take a screenshot. Okay, next, non-metals. अब non-metals में देखो बच्चों क्या होता है, ये कौन सा बैंड है अपना, कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, और ये है आपका बैंड गैप. अब देखो, अब बच्चों जैसे मेटल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बैठे थे, वैसे ही बच्चों नॉन मेटल्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बैठे हैं. तो हम यहां क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड in the valence band and conduction band is empty. Conduction band is empty. बराबर है? हाँ. अब कंडक्शन बैंड एम्प्टी. अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करते, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव. क्यों? क्योंकि इतने टाइटली पैक्ड है तो वो मूव ही नहीं कर सकते. ऊपर से जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, आप देख रहे हो डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो हम यहां बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी लार्ज. और लार्ज डिस्टेंस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज फॉरबिडन जोन. और ये आपको मोस्टली किस में दिखता है बच्चों, नॉन मेटल्स में. किस में दिखता है, नॉन मेटल्स में. तो यहां तक सबको क्लियर है? अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके कंडक्शन बैंड में रहेंगे तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं. अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे और चिपक के बैठे हैं, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो हो गए बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स. ऊपर से इधर डिस्टेंस भी बहुत हाई है, सो इट इज कॉल्ड एज योर फॉरबिडन जोन. क्या बोलेंगे हम इसको बच्चों, फॉरबिडन जोन. यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो, यस और नो. 2 मिनट रिलैक्स करो. लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक बिकॉज एज यूजुअल माई वाटर बॉटल इज खाली. लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक. चलो लिख लो तब तक, फिर सेमीकंडक्टर्स पे जाते हैं.
बढ़े आगे, रेडी। सेमीकंडक्टर्स देखो अभी, ठीक है, क्या देखो, सेमीकंडक्टर्स। मेटल देख लिया, नॉन मेटल देख लिया, अब सेमीकंडक्टर्स देखो। रेडी हो सब लोग? यस और नो? चलो सेमीकंडक्टर्स देखो अभी। सेमीकंडक्टर्स क्या है बच्चों? बीच वाले होते हैं सेमीकंडक्टर्स। बीच वाले मतलब क्या? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आते हैं बच्चों, वो है सेमीकंडक्टर। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देयर प्रॉपर्टीज फॉल बिटवीन metals and non-metals, metals and non-metals। बट यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ओके, ध्यान से सुनो अभी। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है बच्चों? ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है। अब यहाँ पे होगा क्या देखो, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। ओके, अब ये रहा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बच्चों अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिस्टेंस कम रहेगा, इफ द डिस्टेंस इन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लेस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में। अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो नेचुरली जंप करेंगे और कंडक्शन बैंड में जाएंगे। सो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन नेचुरली अगर खुद से होकर मतलब ऐसे नहीं कि बैठा और टुपुक उड़ी मार ली आणि पोहोचला कंडक्शन बैंड में, आपको उसको हीट करना पड़ेगा। सो नॉर्मली आपने उसको हीट किया, और अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए खुद से कंडक्शन बैंड में हीट करने पर, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे हम उसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर का तो मतलब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं और आपने उसको हीट किया। हीट करने पर वो इंडिपेंडेंटली, आई फॉर इंट्रिंसिक, आई फॉर इंडिपेंडेंट, उनको हीट किया और वो खुद से ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में खुद से ही अगर जंप करके चले गए, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे इट इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी लिख के दूं आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं जैसे बोल रही हूं वैसा ही लैंग्वेज में आपको लिखना है। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखो, when the temperature is above absolute zero, when the temperature is above absolute zero, तो क्या होता है बच्चों? the electrons in the valence band get thermal energy and they jump from valence band to conduction band। एंड दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कब करते हैं बच्चों वो? जब उनको प्योरली थर्मल एनर्जी मिलती है।
मतलब अपने आप से करेंगे क्या, नहीं, थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर दो तो वो नेचुरली चले जाएंगे. सच प्योर सेमीकंडक्टर्स, such pure semiconductors which have very low but finite electrical conductivity, very low but finite electrical conductivity are called इंट्रिंसिक. मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट बहुत ज्यादा करते हैं क्या, नहीं, वो करते हैं बट कम करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वैलेंस बैंड में, आप उनको टेम्परेचर दो, थर्मल एनर्जी दो तो वो जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में और वहां जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे. सो आप उनको टेम्परेचर दो और वो जाके जंप कर ले वहां पे कंडक्शन बैंड में, तो वो हो गया बच्चों आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड naturally. but कैसे naturally? by giving it thermal energy. when the temperature is above absolute zero, the electrons in the valence band get thermal energy and they jump from valence band to conduction band. Such pure semiconductors which have very low but finite electrical conductivity are called as intrinsic semiconductor. मतलब लो है कंडक्टिविटी लेकिन है, करते हैं. ये हो गया intrinsic semiconductors. अब देखो extrinsic. अभी extrinsic में क्या होता है बच्चों, उनको अगर आप टेम्परेचर दो, ध्यान से सुनो, हाँ, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. अगर आप एक्सट्रिंसिक में उनको टेम्परेचर दो, थर्मल एनर्जी दो, तो वो नेचुरली जाके जंप करते हैं क्या कंडक्शन बैंड में, नहीं. सो इंट्रिंसिक में टेम्परेचर दिया और उन्होंने जंप किया, सीधी बात है. बट एक्सट्रिंसिक में सिर्फ टेम्परेचर दिया तो वो जंप नहीं करेंगे. एक्सट्रिंसिक में आपको एक इंप्योरिटी उसमें डालनी पड़ेगी, एक सब्सटेंस उसमें डालना पड़ेगा जो उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराए. तो वो जो सब्सटेंस है बच्चों, जो उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराता है, वो सब्सटेंस को हम बोलेंगे डोपेंट. क्या बोलेंगे, डोपेंट. सो डोपेंट इज एन इंप्योरिटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पुश करता है, उसको हम बोलेंगे वैलेंस डोपेंट. और ये जो प्रोसेस है कि इंप्योरिटी ऐड करना और फिर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भगाना, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग. क्या बोलेंगे, डोपिंग. तो बेसिकली इंट्रिंसिक में टेम्परेचर दिया और इलेक्ट्रॉन ने जंप कर लिया, बट एक्सट्रिंसिक में सिर्फ टेम्परेचर देकर वो जंप नहीं करेगा, आपको उसमें एक इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी जिससे वो जंप करे. वो इंप्योरिटी को हम बोलेंगे डोपेंट. और जब आप आर्टिफिशियली इंप्योरिटी डाल के उसको जबरदस्ती से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराओ, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग. क्या बोलेंगे, डोपिंग. अब ये लिख के देती हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी. सिर्फ टेम्परेचर देने पर जंप किया तो इंट्रिंसिक, बट अगर आपने उसको इंप्योरिटी डाल के जंप कराया तो डोपिंग. ओके, चलो लिखे अपन. रेडी हो सारे, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, यस और नो. द कंडक्शन of a semiconductor, the conduction of a semiconductor is increased by addition of impurity, and this addition of impurity is
कॉल्ड एज डोपिंग. Addition of impurity to increase the conductivity, और ये जो है to increase the conductivity is called as doping. और क्या क्या बोला था बच्चों मैंने, एक सब्सटेंस यूज होता है, वो सब्सटेंस को हम डोपेंट बोलते हैं. द इम्प्योरिटी यूज्ड इज टर्म्ड एज डोपेंट. समझ में आया? सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि आपको इम्प्योरिटी डालना है और उसको पुश करना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो आप जब उसको पुश करो सामने से इम्प्योरिटी डालकर, वो प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग. और जो इम्प्योरिटी डलता है टू पुश इट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, it is called as the dopant. Clear है यहाँ तक? The conduction of a semiconductor is increased by addition of impurity, and this addition of impurity to increase the conductivity is called as doping. The impurity used is termed as dopant. Is it clear? Is it clear? चलो next. Last article है chapter का. Extrinsic semiconductor दो टाइप के होते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं. एक को हम बोलेंगे एन टाइप और एक को हम बोलेंगे पी टाइप. अभी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योरिटी ऐड करनी है, बराबर. तो अभी एन टाइप और पी टाइप में क्या होता है? एन टाइप मतलब यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन मेटल इज यूज्ड. डोपिंग इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी के लिए ऐसा मेटल यूज होता है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है. यहां पे लिखती हूं इम्प्योरिटी यूज्ड. इम्प्योरिटी को ही हम क्या बोलेंगे? डोपेंट. यूज्ड हैज लेस इलेक्ट्रॉन, हैज लेस इलेक्ट्रॉन. और यहां पे डोपेंट यूज्ड has more electron. So if you have less electron it is called as the n type, and if you have more electron it is called as the p type. अब मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करती हूँ. देखो अभी n टाइप बता रही हूं मैं अभी, ठीक है. अब n टाइप में देखो क्या होता है. सिलिकॉन है, अभी यहाँ पे सब जगह सिलिकॉन है. अब बच्चों सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है. कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता है? सिलिकॉन है यहाँ पे सब जगह और सिलिकॉन बनाता है 4 बॉन्ड. सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन. ठीक है, सिलिकॉन बनाता है 4 बॉन्ड. अरे आई हैव सेड इट उल्टा. हाँ 1 सेकेंड. ये है आपका, सॉरी, ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन टाइप. हाँ, सो जहां पे लेस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड दैट इज योर पी टाइप, और जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड दैट इज योर एन टाइप. मोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड दैट इज एन टाइप, लेस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड दैट इज पी टाइप. अब हम देख रहे हैं बच्चों एन टाइप. सो एन टाइप में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड और लेस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड. एन टाइप में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड. अब देखो क्या होगा. एक्सट्रिंसिक का मतलब तो आप समझ गए कि आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स पुश करने हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड या वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे. तो बच्चों नीचे से ऊपर आपको क्या करना है? आपको नीचे से यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पुश करने हैं. कैसे पुश करोगे? इम्प्योरिटी डाल के. इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट, और इम्प्योरिटी डाल के उसको पुश करना यानी डोपिंग. आप पुश करना दो तरीके से कर सकते हो, पी टाइप और एन टाइप. पी टाइप मतलब उधर लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी इसका मतलब देखो, पी टाइप मतलब लेस इलेक्ट्रॉन और एन टाइप मतलब
एन टाइप मतलब मोर इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम देखेंगे एन टाइप। अब इधर क्या होता है देखो बच्चों, सब जगह सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज अ 14 ग्रुप एलिमेंट। सिलिकॉन इज अ 14 ग्रुप एलिमेंट। सो 14 ग्रुप, सिलिकॉन इज 14 ग्रुप एलिमेंट, सो इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। अब क्या होता है, एक जगह का सिलिकॉन निकाल दिया और यहाँ पे फॉस्फोरस लगा दिया। अब फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 5 बॉन्ड बनाता है। अब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, उसके वजह से क्या हो गया, हाँ देखो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, उसके वजह से आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन कैसा मिल गया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिल गया। सो एन टाइप में क्या होता है, सब जगह सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट, तो सिलिकॉन मेक्स 4 बॉन्ड, बट आपने एक जगह सिलिकॉन निकाल के फॉस्फोरस डाल दिया उसको पुश करने के लिए। सो फॉस्फोरस आपका डोपेंट हो गया। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस उसको पुश कर रहा है। बट दिक्कत ये है, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है बट फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस कम्स इन ग्रुप 15, सिलिकॉन कम्स इन ग्रुप 14, so it makes 4 bond. Phosphorus comes in group 15, so it is making 5 bond. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। So when you have 1 electron extra or when you have more electron, it is called as the N type. It is called as the N type. So silicon को आपको jump कराना है from valence band to conduction band, but कोई तो उसको motivate करने के लिए चाहिए, push करने के लिए चाहिए, and that is your phosphorus. So phosphorus is acting as a dopant, but the problem is silicon can make 4 bonds and phosphorus can make 5 bonds. So N type में 1 extra electron is present. अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, रेडी हो सब? In N type, phosphorus acts as a dopant, acts as a dopant in silicon structure, in silicon structure बोलेंगे, ठीक है? Silicon can make only 4 bonds. Silicon can make only 4 bonds, but phosphorus can make phosphorus can make 5 bonds, hence 1 extra electron is present. समझ में आया? इसको हम बोलेंगे N टाइप। N मतलब क्या? N मतलब एक्सेट्रा, N मतलब एक्सेट्रा, एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन इज अ प्रेजेंट। अभी देखो P टाइप, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? अब देखो P टाइप। P टाइप में मैंने आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन कम कैसे है वो देखो। अब इलेक्ट्रॉन कम कैसे है देखो। अब इधर क्या होता है, सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सिलिकॉन 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 से भरा है। पूरा स्ट्रक्चर सिलिकॉन से भरा है। ओके, पूरा स्ट्रक्चर सिलिकॉन से भरा है, ठीक है। बट एक जगह बच्चों सिलिकॉन के जगह आ गया बोरॉन। एक जगह सिलिकॉन के जगह बच्चों आ गया बोरॉन। सिलिकॉन के जगह क्या आ गया बोलो? बोरॉन। सिलिकॉन के जगह आ गया बोरॉन। अब दिक्कत ये है, सिलिकॉन कम्स इन ग्रुप 14, सिलिकॉन ग्रुप 14 मतलब सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाया? 4। बट बोरॉन कम्स इन ग्रुप 13 और बोरॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाया? 3। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। सो इधर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ा वहां पे एक खड्डा हो जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी बट बोरॉन 3 ही लेके आया, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई। और जहां जगह खाली रह गई उसको हम होल बोलते हैं, खड्डा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। एंड दैट होल, दैट खड्डा एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। सो हम अब देखो P टाइप में क्या लिखेंगे। P टाइप में हम लिखेंगे सिलिकॉन, या तो ऐसे शुरू करेंगे तो आपको याद रहेगा, बोरॉन एक्ट्स एज अ डोपेंट,
boron acts as a dopant and silicon can make only 4 bonds, but boron can make 3 bonds, hence one space remains empty, एक जगह खाली रहती है, which is called as the hole, and the hole कैसे एक्ट करता है बच्चों? Hole acts as the positive charge. समझ में आया? सिंपल है. सो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया. क्यों? क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, बट उसके जगह आ गया फॉस्फोरस जो 5 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया. बट यहाँ पे बच्चों पी टाइप में सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके जगह आ गया बोरॉन जो 3 ही बॉन्ड बनाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस इधर एक्स्ट्रा बच गई, और वो जो स्पेस एक्स्ट्रा बच गई उसको हम बोलेंगे होल, और वो होल बच्चों बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर? अभी ये चैप्टर में से बच्चों इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान से सुनो. वो जो 4 क्लासिफिकेशंस है उसमें से किसी भी एक पे डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आयोनिक कोवैलेंट या आयोनिक मेटालिक. उसके बाद यूनिट सेल की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फस की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. बीसीसी, एफसीसी और प्रिमिटिव के पैकिंग एफिशिएंसी के तीनों डेरिवेशंस और परसेंटेज, जैसे बीसीसी का कितना है, एफसीसी का कितना है और प्रिमिटिव का कितना है, दैट परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट. 52, 68 एंड 74. वो परसेंटेज होने के बाद डिफेक्ट्स, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. डिफेक्ट्स के लिए मैंने एक 30 मिनट्स वीडियो भी बनाया है. इफ यू गो ऑन इन द प्लेलिस्ट और आपने सर्च किया, मतलब प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स इन 12 मिनट्स, वहां पे मैंने डिफेक्ट्स पे पूरा आर्टिकल बताया है. वो आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर पे थोड़ा रेयरली क्वेश्चन आता है. डोपिंग की डेफिनेशन पे आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डोपिंग? तो बाय एडिंग इम्प्योरिटीज वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मैंने आपको लिख के दिया है. उसके बाद डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के डेफिनेशंस आते हैं विद एग्जांपल. सो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के डेफिनेशंस विद एग्जांपल, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चंस. और एक मिनट, एक और था वॉइड्स. हाँ, स्केच अ टेट्राहेड्रल वॉइड और स्केच अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वॉइड्स पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दिस इज ऑल विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सॉलिड स्टेट. मिस मत करना, मैंने हर एक आर्टिकल आपको बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल्स आपके हो गए हैं. वो ब्रावेज लैटिसेस और वो 14 लैटिस 3-4 मार्क्स का चैप्टर है, इतने क्वेश्चंस नहीं आते. बट जो आर्टिकल्स मैंने अभी बोले वो मिस मत करना. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना. एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपसे मिलती रहूंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एट शार्प 8 PM लाइव, और बाकी रिकॉर्डेड सेशंस तो मेरे आपको अवेलेबल है. आज कोई जोक नहीं था, आज उतनी एनर्जी नहीं थी बिकॉज आई एम नॉट वेल. तो बट नेक्स्ट व्हेन वी मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन आई विल बी बैक विद माई एनर्जी. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. पढ़ते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव. कोई डाउट होगा तो कमेंट करना. बाय.